Assalamualaikum students. Welcome to the lecture of chemistry. I am your teacher Sumayya Khan and we are learning the chapter chemical bonding. In today's lecture students we are going to learn an important theory to understand the nature of bonding. This theory is valence bond theory. The theory was put forward by Hitler in London in 1927 and was later improved by L. Pauling and Slater in the year 1931. The valence bond theory is based on the knowledge of atomic orbitals and electronic configuration of elements. It also takes into consideration the overlap criteria of atomic orbitals and stability of molecule. What is mean by these things we'll understand it later when we'll discuss the postulates of theory. Now let's directly see what does this theory tells about the formation of covalent bond. A covalent bond is formed when the half-filled valence orbital of one atom overlaps with a half-filled valence orbital of another atom. All of us right now know that a covalent bond is a bond that is formed by the mutual sharing of electron donated by both the atoms which are involved in the bond formation. हम लोगों ने अब तक पढ़ा था कि कोवैलेंट बॉन्ड में इस तरह का बॉन्ड होता है जिसमें बॉन्ड बनाने वाले दोनों एटम्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और उसे म्यूचुअली आपस में शेयर करते हैं. ठीक है, लेकिन ये किस तरह से शेयर करते हैं इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा. ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से जब किसी एक एटम दूसरे एटम से बॉन्ड बना रहा है तो उसका जो वैलेंस ऑर्बिटल जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो वैलेंस ऑर्बिटल उसके पास बस एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड. ओके, if any orbital is having a two electron or pair of electron, that orbital will be called as filled orbital, and if it contains only one electron it will be called as half filled orbital. Okay, so half filled valence orbital जो होता है एक एटम का दूसरे एटम के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के साथ क्या करता है, ओवरलैप करता है, यानी इट पियर्स इनटू ईच अदर, मर्ज इनटू ईच अदर, वो एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, घुस जाते हैं. ठीक है, लेकिन ये मर्जिंग कभी भी कंप्लीट नहीं होती है. एक एक्सटेंट तक वो लोग मर्ज होते हैं और उनका पार्शियल हिस्सा एक दूसरे में मर्ज होने के बाद एक पार्शियल हिस्सा रहेगा ऐसा, जिसमें हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है. ठीक है, ये किस तरह से होता है एग्जाम्पल से हम और अच्छी तरह से समझेंगे. नाउ द सेकेंड पॉइंट सेज the electrons in the half-filled valence orbital must have opposite spins. All of us know that the electrons that is moving around the nucleus, these electrons are also spinning on their own axis. ये जो electrons होते हैं एक किसी भी एटम्स के, हमें पता है कि ये ऑर्बिटल में घूमते हैं न्यूक्लियस के किनारे. उसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन के अलावा एक और मोशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं रोटेशन, यानी अपने ही एक्सिस पे गोल गोल घूमना. ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जाम्पल, आप इसको और अच्छे से समझोगे, टेक द एग्जाम्पल ऑफ आवर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में जो अर्थ है हमारी और भी बाकी के प्लैनेट्स, वो सूरज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में. ऑर्बिट मतलब क्या होता है, सिंपल एक रास्ता, एक पाथ. ठीक है, तो सारे प्लैनेट्स जो हैं सोलर सिस्टम में सन को रिवॉल्व कर रहे हैं एक ऑर्बिट में. उसके अलावा हमारी जो अर्थ होती है आप देखोगे कि वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट भी होती है सेम टाइम पे. तो वो रोटेट भी हो रही है और रिवॉल्व भी हो रही है. इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रोटेट या जो भी मोशन करते हैं न्यूक्लियस के आसपास वो भी कर रहे हैं और साथ में वो अपने ही एक्सिस पे स्पिन कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं. ठीक है, तो जब दो एटम्स
अपने अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अकेले इलेक्ट्रॉन को नज़दीक लाएंगे, तो वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से अगर उनको शेयरिंग करनी है, तो दैट इज़ द कंडीशन कि एक की स्पिन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उसकी स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए. ठीक है. सो second point says the electrons on the half filled valence orbital must have opposite spins. उनकी स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होएगी तभी उनकी स्पिन न्यूट्रलाइज होगी, अदरवाइज अगर सेम रहेगी तो वो एक दूसरे को रिपेल कर देगी. जैसे हमको पता है मैग्नेट में आपको पता है आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर पास लाएंगे इट विल अट्रैक्ट, लेकिन नॉर्थ और नॉर्थ या साउथ और साउथ को एक दूसरे के पास लाएंगे तो दे विल रिपेल ईच अदर. ठीक है. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, मैग्नेट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, सोलर सिस्टम वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल. ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. So, for making a covalent bond, the two electrons of the two different atoms must have the opposite spin. उनकी स्पिन एक दूसरे के उलट होनी चाहिए. अब तीसरा पॉइंट बोल रहा है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप एंड द अपोजिट स्पिन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गेट न्यूट्रलाइज. तो जब हमारा बॉन्ड बनता है तो वो जो ऑर्बिटल हैं जिनके पास उनके एक एक इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन होती है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है. ठीक है. एंड द इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज द न्यूक्लियर रिपल्शन एंड एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स. अब क्या होएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन न्यूट्रलाइज होगी, इलेक्ट्रॉन्स दोनों एक जगह जमा हो गए हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो एरिया में बढ़ जाएगी. वो पर्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई. पहले एक एक थे, अब दो दो इलेक्ट्रॉन आ गए. ठीक है. तो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट इंक्रीज डेंसिटी, जो न्यूक्लियस जो एक दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, न्यूक्लियस हमको पता है हर एटम का न्यूक्लियस इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज. तो जब ये जो दो एटम पास आ रहे थे, that nucleus of one atom was repelling the nucleus of other atom. क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे. लेकिन अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में बढ़ जाने की वजह से वो जो रिपल्शन फील हो रहा था वो क्या हो गया है, अब कम हो गया है. बिकॉज ऑफ विच व्हाट हैपेंस, एक पर्टिकुलर स्टेज आएगी कि आपकी सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो जाएगी. बॉन्ड फॉर्मेशन जब होगा हमेशा द एनर्जी विल बी गिवन आउट. ओके. Next point is greater the extent of overlap, stronger is the bond formed. जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग पॉसिबल होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और जितनी कम ओवरलैपिंग होती है उतना वीक बॉन्ड होता है. However, complete overlapping of orbital does not take place due to the internuclear repulsion. ऑर्बिटल्स कभी भी एक दूसरे पे completely merge नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. ठीक है. ये चीज़ हम अब आगे जब एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से समझेंगे. सो जस्ट रीड दीज 4 पॉइंट्स अगेन एंड देन वील गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ हियर let us understand those 4 points with the help of the formation of hydrogen molecule. Hydrogen molecule is made up of 2 hydrogen atoms giving H2 molecule. We know that the electronic configuration of hydrogen is 1s1. It has only one electron. Okay. So this is the valence electron and valence orbital of hydrogen. Hydrogen का valence electron 1 है और इसका वैलेंस ऑर्बिटल s ऑर्बिटल है. यहाँ मैंने आपको दिखाया है एक इमेजिनरी डायग्राम जिसमें हमने सेंटर में न्यूक्लियस दिखाया है और साइड में मैंने एक हाफ एरो दिखाई है. दैट हाफ एरो इज रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ विथ सम डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग. ये जो अपर है मतलब ये क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग का डायरेक्शन है अप साइड. फिर मैंने एक दूसरा हाइड्रोजन एटम दिखाया है राइट हैंड साइड पे, उसमें भी सेंटर में न्यूक्लियस है और साइड में मैंने इलेक्ट्रॉन दिखाया है. दैट इलेक्ट्रॉन इज शोन बाय ड्राइंग दिस हाफ एरो. ये हाफ एरो का डायरेक्शन आप देखोगे नीचे की तरफ है.
व्हेन दीज टू हाइड्रोजन, ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है एक हाइड्रोजन का और एक दूसरे हाइड्रोजन का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, और दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड, और ये इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन एक दूसरे के अपोजिट है। तो यानी इनके पास सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब ये दोनों जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, तो दोनों जो स्फीयर हैं एस ऑर्बिटल हैं एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो जाएंगे अप टू सर्टेन एक्सटेंड, एक लिमिट तक एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ठीक है, तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल हो गई, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड हो गया है। ठीक है, ये भी वही दिखाया गया है, ये आपकी बुक का डायग्राम है जिसमें दो एस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन को ओवरलैप करते हुए बताया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इफ एन एटम possesses more than one unpaired electrons, then it can form more than one bond. So number of bonds formed will be equal to the number of half-filled orbitals in the valence shell, that is number of unpaired electrons. अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि अगर एक एटम के पास एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे अभी हमने हाइड्रोजन देखा तो हाइड्रोजन के पास बस एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, लेकिन हमको पता है ऐसे बहुत सारे एटम्स होते हैं जो एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो ये जो एक से ज़्यादा बॉन्ड्स बन रहे हैं ये क्यों बन रहे हैं, क्योंकि दे मस्ट बी हैविंग मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनके पास एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब उतने ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, तो उतने ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। इसका मतलब कितना वो बॉन्ड बना रहा है, जितने उसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है। फॉर एग्जांपल देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन्स एटॉमिक नंबर इज 8, its electronic configuration is 1s2 2s2 2p4। 1s2 2s2 देख रहे हो आप, ऑर्बिटल मैंने बनाए हैं, इसमें वैलेंस शेल अपना सेकेंड है 2, और 2 के पास एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है। अब जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसे भर रहे हैं तो 1s2 2s2 अब 2p4, 1 एक पी एक्स में गया, पी वाई में गया, पी जेड में, पी ऑर्बिटल भर गया 3, फिर एक चौथा गया है पी एक्स में। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अनपेयर्ड हैं, यानी आपका जो पी ऑर्बिटल है उसके पास 2 हाफ फिल्ड सब ऑर्बिटल्स हैं। वी नो दैट पी ऑर्बिटल इज मेड अप ऑफ पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड सब ऑर्बिटल। इसमें पी एक्स भर गया है और पी वाई और पी जेड क्या है, हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड मतलब दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक एक। सो दीज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म बॉन्ड्स, देयरफॉर ऑक्सीजन विल मेक ऑलवेज 2 बॉन्ड। हमने देखा है कि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है 2 बॉन्ड, क्योंकि उसके पास 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है या 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यही बात हमने 5th पॉइंट में समझी थी। Now next point is the distance at which the attractive and repulsive forces balance each other is the equilibrium distance between the nuclei of the bonded atoms. At this distance, the total energy of the bonded atom is minimum and stability is maximum. अब क्या होगा ये हम और अच्छे से समझेंगे। whenever 2 atoms गो फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, तो आपको याद रखना चाहिए वो बॉन्ड जब बनाने जा रहे हैं दोनों एटम्स के पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव फोर्स रखते हैं, लेकिन जब 2 डिफरेंट एटम्स के एक दूसरे के पास आते हैं तो एटम 1 और एटम 2 के न्यूक्लियस विल रिपेल ईच अदर। दोनों के न्यूक्लियस एक ही चार्ज के हैं तो एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करते हैं, और एटम 1 और एटम 2 के इलेक्ट्रॉन्स दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो याद रखिए व्हेन एटम्स टेंड टू मेक बॉन्ड 2 रिपल्सिव फोर्सेस विल एक्ट देयर।
the repulsion between the nuclei and the repulsion between the electrons of the atoms. At the same time, what will happen? Attractive forces will also come into force. What attractive force? The nucleus of atom 1 will have the attractive force with the electron of its own atom as well as with the electrons of the other atom. हमको पता है अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, तो न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज है एटम 1 का, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ जो पास वाला एटम आ रहा है उसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी अट्रैक्शन की फोर्स लगाएगा. इन द सेम वे जो सेकेंड वाला एटम है उसका भी न्यूक्लियस इस वाले फर्स्ट वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे से, ये लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. यानी अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्सेस आर कमिंग इनटू फोर्स. ठीक है, तो जब भी एक मॉलिक्यूल बनने जाता है बाय मेकिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस विल कम इनटू एक्शन, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज फोर्सेस ऑफ रिपल्शन. लेकिन याद रखो, the forces of attractions are greater in magnitude than the repulsion. जो अट्रैक्टिव फोर्स है उनकी पावर ज़्यादा होती है, इसके लिए एटम्स मॉलिक्यूल बना पाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना पाते हैं, और रिपल्सिव फोर्सेस वीक होती है कंपैरेटिवली. ठीक है, अब व्हेनेवर बॉन्ड फॉर्मेशन हैपेंस मीन्स एक ये दोनों एटम्स हैं वो एक दूसरे से ऐसे डिस्टेंस पे आ गए हैं कि अगर अब उससे नज़दीक और गए तो रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा और अट्रैक्शन टूट जाएगा. तो वो जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है, एट दैट डिस्टेंस विल से द बॉन्ड इज़ मेड. ठीक है, और उस टाइम पे सिस्टम की और मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो सबसे कम हो जाएगी. और कम एनर्जी का मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी. हमेशा याद रखना, to attain stability the energy should get minimized. Okay, should be minimum. Okay, next point is electrons which are paired in the valence shell cannot participate in bond formation. जाहिर सी बात है, अगर ऑलरेडी पेयर है इलेक्ट्रॉन तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं जाएगा. जैसे ये वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था, ये 2s2 और p के जो दोनों पेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं, इनके पास पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये बॉन्ड नहीं बनाते. जो अनपेयर्ड है सिर्फ वही बॉन्ड बनाते हैं. तो वही बात कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स विच आर पेयर्ड इन द वैलेंस शेल. यहाँ पे आप देख रहे हो सेकेंड जो है हमारा 2s और 2p ये वैलेंस शेल है. तो आप देख रहे हो कि 2 ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 2 पेयर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन है. 2s भी पेयर है, 2p का भी एक पेयर है. तो ये दोनों बॉन्ड क्यों नहीं बना रहे, क्यों, जबकि ये मौजूद है वैलेंस शेल में? इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि इनका ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर है. तो पेयर रहेगा इलेक्ट्रॉन तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते. हाउएवर इन एन एटम इफ देयर इज मोर और one or more vacant orbital present, then these electron can unpair and participate in bond formation, provided the energies of the filled and vacant orbital differ slightly from each other. आगे आप जाके देखो कि कभी कभी ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स दिख रहे हैं हमको, ये अनपेयर्ड हो जाते हैं बाय जंपिंग इनटू सम वैकेंट ऑर्बिटल. कभी कभी ये जो ऑलरेडी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड अपने आप को कर लेते हैं अगर कोई खाली ऑर्बिटल मौजूद होता है. क्या होता है ये हम लोग आगे के एग्जाम्पल्स में देखेंगे और समझेंगे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन द s orbital which is spherical can overlap in any direction. हमको पता है जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, स्फेरिकल ऑर्बिटल है, बॉल शेप का है, तो वो किसी भी डायरेक्शन से आप उसको लगाओ, एक दूसरे में मर्ज करो तो कोई उससे डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा क्योंकि हर तरफ से शेप सेम रहता है. ठीक है, द p ऑर्बिटल्स कैन ओवरलैप ओनली इन द x, y एंड z डायरेक्शंस. p ऑर्बिटल हमको पता है उसके 3 डम्बल शेप ऑर्बिटल होते हैं, एक x एक्सिस पे होता है, एक y पे और एक z पे. तो जब p, x और y ऑर्बिटल p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो वो p एक्सिस से या x एक्सिस से या y एक्सिस से ओवरलैप कर सकते हैं. ठीक है, इसी तरह से d और f का भी है लेकिन उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे. दस द कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर. इसका मतलब क्या,
ये जो इस पर्टिकुलर तरह से एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर ओवरलैपिंग it give rise to particular shape and geometry, and because of which we say that the covalent bonds are directional in nature. Okay students, so you read out all the 8 points again, and we'll understand it better in the next lecture with the help of some example. Allah Hafiz.